अमीर खानदान की पहली शादी। माँ अगर लिस्ट बना रही हो तो मेरी 15 फ्रेंड्स के नाम भी ऐड कर लो। मैं अपने भाई की शादी में सबको इनवाइट करूंगी। आफ्टर ऑल मेरे इकलौते भाई की शादी है। हाँ हाँ बेटा, और 15 क्यों, 20-25 जितनी हो सबको बुलाओ। अरे भाई, हमारे खानदान में पहली शादी है और इतना पैसा कमाया है, इसे दिखाने का इकलौता मौका भी तो है। क्या बातें चल रही है माँ बेटी में? अरे जरा कोई हमें भी तो बताओ। वीरेंद्र शहर का जाना माना रईस था। उसका होटल का अच्छा खासा बिजनेस था और कुछ दिन के बाद उसके इकलौते बेटे ऋषि की शादी होने वाली थी। इसलिए पूरा परिवार मेहमानों की लिस्ट बना रहा था। कुछ नहीं, बस ऋषि की शादी में किस किस को बुलाना है वही लिस्ट बना रहे थे। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा बताओ, हमारे दोनों भाई साहब, उनके बच्चे, बुआ जी, उनके बच्चे और बच्चों के ससुराल, कोई मिस तो नहीं हुआ है ना? बिल्कुल नहीं, सबके नाम लिख लिए हैं और अपना होटल हमने सिर्फ मेहमानों के रहने के लिए भी खाली करवा लिया है। 1 हफ्ते तक उसमें किसी गेस्ट को एंट्री नहीं देंगे, सिर्फ हमारे मेहमान वहाँ रहेंगे। ये तुमने बहुत अच्छा किया। इतने में ऋषि आता है। माँ पापा, आप लोग इतना खर्चा मत कीजिए। आई नो कि हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन कल क्या हो जाए कोई नहीं जानता, इसलिए नॉर्मली शादी करते हैं ना। क्यों भला? नहीं मम्मी, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होगा। अरे पैसे होते किस लिए हैं? फंक्शन, शादी, इसमें खुलकर खर्च करने के लिए तो हम तो खर्च करेंगे। हाँ भाई हाँ। इसी तरह तैयारियों में दिन गुजरने लगते हैं। शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं और मेहमान भी आने लगते हैं और वीरेंद्र उन्हें होटल में शिफ्ट करने लगता है। अरे नहीं, मैं होटल वोटल में नहीं रहूंगी, यहीं रहूंगी इसी घर में। देखूं तो सही मेरे भतीजे की शादी में सभी रस्में सही से हो रही हैं या नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है, आप यहीं रह जाइए, मैं आपका सामान गेस्ट रूम में रखवा देती हूँ। माँ, मेरी पार्लर में अपॉइंटमेंट है तो मैं जा रही हूँ। शाम को लेट हो जाएगा, वेट मत करना। हाँ, लेकिन अच्छे से जाना और कोशिश करना जल्दी आने की, क्योंकि शाम को हमने डिजाइनर को बुलवाया है, तो तुम्हें जैसे कपड़े बनवाने हो उसे बोल देना, वो डिजाइन तब भी कर देगी, वरना बाद में हमसे मत कहना। माँ, मेरे भाई की शादी है, मैं सबसे बेस्ट लगूंगी और वो आपकी डिजाइनर पुरानी है। मैंने अपने लिए एक नई डिजाइनर को ऑलरेडी हायर कर लिया है, बस आप मेरी ड्रेस देखना। अच्छा अभी मैं जाती हूँ, वरना पार्लर में लेट हो जाऊंगी। सोनाक्षी पार्लर के लिए निकल जाती है। इधर ऋषि को हल्दी लगाई जाती है, दूसरी तरफ रिश्तेदारों ने होटल में अलग ही उत्पात मचा रखा था। बाय गॉड, हमारे चांदनी चौक में तो इतना बड़ा घर होता है जितना बड़ा ये कमरा है। भगवान, तूने कुछ और मेरी जिंदगी में अच्छा किया हो या ना किया हो, बस ये रईस रिश्तेदार बनाकर सबसे बढ़िया काम किया है। अब पूरे 1 हफ्ते इसी होटल में रहूंगी। पापा, ये तो बहुत बड़ा होटल है और वहाँ वो झूला भी है। झूला? कौन सा झूला बेटा? पिंकी एक टूक लिफ्ट की तरफ देखकर इशारा करती है। अच्छा वो अरे बेटा, उसे लिफ्ट कहते हैं, झूला नहीं। अच्छा तो मैं जा रही हूँ उसी में झूलने। पिंकी बार बार लिफ्ट को ऊपर नीचे करने लगती है। दूसरी तरफ वैभव भी लिफ्ट से नीचे जाने के लिए आता है। तू तो पिंकी है ना, किशोर अंकल की बेटी? हाँ भैया, पर आप कौन हो? अरे तेरा कजन भाई। चल छोड़, इसमें से बाहर निकल, मुझे नीचे जाना है। नहीं, मैं तो इसी में झूलूंगी, आप सीढ़ियों से चले जाओ। अरे समझ, जिंदगी में पहली बार लिफ्ट में चढ़ने का मौका मिला है, चला बाहर आजा, जल्दी आ। पिंकी अपनी जिद पर अड़ी रहती है और वैभव अपनी पर, जिस वजह से दोनों लड़ने लगते हैं। आवाज सुनकर किशोर और कामिनी भी वहाँ आ जाते हैं और बिना पूरी बात जाने आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। सड़क छाप किसे बोला? हाँ, तुम होंगे सड़क छाप, और औकात भी है तुम्हारी इस होटल में रहने की। आए बड़े। ओहो, तो अब तुम चांदनी चौक वाले मुझे मेरी औकात बताओगे? अभी बताता हूँ। दोनों का झगड़ा देख मैनेजर आता है और उन्हें शांत कराता है, पर किशोर गुस्से में दीवार पर हाथ मारता है जहाँ स्विच बोर्ड था। सब चले जाते हैं, पर उस बोर्ड में से एक चिंगारी उठती है और देखते ही देखते पूरे होटल में आग लग जाती है। चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। वीरेंद्र और ऋषि भागे भागे होटल पहुँचते हैं तो देखते हैं कि सब जलकर राख हो गया है। ये क्या कर दिया तुम लोगों ने? मेरी रोजी रोटी को भस्म कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, कहाँ जाऊँगा?
तुम सबको बुलाकर ही गलती कर दी मैंने। पापा संभालिए अपने आप को। इतने में वहाँ मंदिरा और सोनाक्षी भी पहुँचती हैं। हमारा होटल ये तो पूरा जलकर राख हो चुका है। कैसे हुआ ये सब, कैसे हुआ? मैनेजर उसे पूरी बात बताता है। तुम लोगों ने अपनी बेवकूफी में हमारा पूरा बिजनेस चौपट कर दिया। अरे तुम जानते भी हो, इस होटल को बनवाने के लिए वीरेंद्र ने दिन रात मेहनत की थी। एक एक पाई जोड़कर हम इस मुकाम तक पहुँचे, और तुम, हमारी ही गलती थी जो सोचा कि परिवार में पहली शादी है, बुला लेते हैं सबको। लेकिन हम भूल गए कि तुम तो रिश्तेदार कहलाने के लायक ही नहीं हो। तुम सिर्फ गरीब ही नहीं बल्कि नासमझ भी हो। मुझे माफ कर दो मंदिरा, जो भी हुआ अनजाने में हुआ, गलती से हुआ। हमने जानबूझकर कुछ नहीं किया। हाँ भाभी, प्लीज मुझे भी माफ कर दो। आप लोग के माफी मांगने से क्या होगा बताइए? हमारा होटल पहले जैसा हो जाएगा क्या? ऊपर से मेरी शादी भी अब पोस्टपोन करनी पड़ेगी। इधर ये नुकसान हुआ ही था कि तभी रेशमा का ऋषि को फोन आता है और वो फोन पर रोना शुरू कर देती है। क्या हुआ रेशमा, तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? मुझे बताओ। रेशमा नम आवाज में बताती है कि उसकी माँ भी इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर ऋषि के परिवार को और झटका लगता है और पूरा परिवार रेशमा की माँ के अंतिम संस्कार में जाता है। पंडित जी, हमें नहीं लगता अब ऋषि की शादी करना ठीक रहेगा। एक तो हमारा व्यापार चौपट हो गया और ऊपर से रेशमा की माँ। आप तारीख आगे बढ़ा दीजिए। मंदिरा के कहने पर पंडित एक हफ्ते के बाद की तारीख निकालता है। साथ में ये भी कहता है, मंदिरा जी, अगर इस मुहूर्त में भी दोनों की शादी नहीं हुई तो फिर अगले 4 साल तक कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। ये सुनकर पूरा परिवार रेशमा की सहमति से अगले हफ्ते ही शादी की तारीख तय करता है। लेकिन वीरेंद्र को कुछ और ही चिंता सता रही थी। क्या हुआ वीरेंद्र, कुछ परेशान लग रहे हो? सब ठीक तो है ना? नहीं मंदिरा, कुछ भी ठीक नहीं है। हमारा होटल तो जल गया और अब उस पर लिया लोन चुकाने के लिए कंपनी प्रेशर बना रही है। अगर लोन चुका दिया तो ऋषि की शादी के लिए 1 भी रुपया नहीं बचेगा। इस घर को बेचने तक की नौबत आ जाएगी। दूर खड़ा किशोर ये सारी बातें सुन रहा था। वो तुरंत कामिनी और बाकी रिश्तेदारों के पास जाता है और उन्हें पूरी बात बताता है। ये सब हमारी वजह से हुआ है। अरे भाई साहब के पास तो पैसे की कमी ही नहीं थी, पर हमने सब बर्बाद कर दिया। अरे रिश्तेदार तो मदद के लिए होते हैं, पर हमने सब खराब कर दिया। हाँ, इसलिए अब हमें ही सब ठीक करना होगा। भाई साहब और भाभी को कहते हैं कि वो लोन चुका दे। ऋषि की शादी में जितना भी खर्चा होगा वो सब हम मिल बांट कर आधा आधा कर लेंगे। किशोर की बात से सभी रिश्तेदार हामी भरते हैं और वीरेंद्र को ये सब बताते हैं। सची का है किसी ने, जो रिश्तेदार वक्त आने पर साथ दे वही अपने। अब जो हुआ सो हुआ, सब भूल जाओ। चलो ऋषि की शादी करते हैं और फिर अब तो तुम सब भी हमारे साथ हो। इस तरह एक बार फिर ऋषि और रेशमा की शादी की रस्में शुरू होती हैं। सभी रिश्तेदार मिल बांटकर बारातियों का स्वागत करते हैं और रेशमा को दुल्हन के लिबास में घर लेकर आते हैं। रेशमा बेटा, अभी हमारे हालात वैसे नहीं हैं जैसे पहले थे, इसलिए आज हम तुम्हें सिर्फ अपना खानदानी हार दे रहे हैं। लेकिन वक्त ने चाहा तो एक बार सब ठीक होगा और तब हम तुम्हें सोने से लाद देंगे। मम्मी जी, मुझे सोना नहीं, परिवार चाहिए। मेरी माँ चाहिए जो मुझे आप में नजर आ रही है। रेशमा की ये बातें सुन मंदिरा उसे गले लगा लेती है और उसका अच्छे से गृह प्रवेश करती है। इसके बाद धीरे धीरे सभी रिश्तेदार भी चले जाते हैं और वीरेंद्र ऋषि एक बार फिर अपनी कड़ी मेहनत से अपना व्यापार बढ़ाने लगते हैं और एक बार फिर घर में खुशियाँ आ जाती हैं। तेरे दिमाग में कचरा जाम हो गया है क्या? अरे वो लड़की 30 की है, बच्चे नहीं हुए तो मैं बिना पोते पोती का मुंह देखे नहीं मरना चाहती। अरे माँ, तुम भी ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। पर मुझे तो विदिशा जी ही पसंद है और मैं उनसे ही शादी करूँगा। विदिशा जी बड़ा लट्टू हुआ जा रहा है। ठीक है बच्चू, कर ले तू शादी, पर अगर उसे बच्चे नहीं हुए फिर देख मैं क्या करती हूँ। कलावती मन में सोचकर अपने इकलौते बेटे प्रवीण की शादी विदिशा से करवा देती है। और फिर अगले दिन, विदिशा कहाँ जा रही हो? किचन में माँ जी, कुछ मीठा बनाना है ना आज। मैं जानती हूँ मेरे मोहल्ले में बहुत सी नई बहुओं को करते देखा है।
हाँ हाँ, 20 के बाद से तो यही किया होगा ना। खैर छोड़ो। देखो बेटा, तुम्हारी उम्र पहले से ही इतनी है, तो मैं नहीं चाहती कि अब तुम और देर करो। जल्दी से मुझे खुशखबरी सुना दो बस। विदिशा अपनी सास की बात सुनकर शर्मा जाती है और किचन में भाग जाती है। ये लो, ये तो ऐसे शर्मा रही है जैसे अभी बच्चा करने को कह दिया। भगवान ही मालिक है अब तो। यूं ही 1 महीना गुजर जाता है। क्या हुआ विदिशा बेटा, खुशखबरी दे रही हो या मैं बिना अपने पोते का मुंह देखे ही मर जाऊं? ये आप कैसी बातें कर रही हैं माँ जी? इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? वो तो जब होना होगा तभी होगा ना। हाय हाय, करम ही फूटे हैं मेरे तो। एक तो इतनी उम्रदराज बहू मिली है कि मेरी बहू कम बहन ज्यादा लगती है, ऊपर से बच्चे नहीं। शाम को। क्या हुआ विदिशा, कुछ उदास लग रही हो? सब ठीक तो है ना? विदिशा प्रवीण को कुछ नहीं बताती और फिर अगले दिन। जल्दी से तैयार होकर आजा, हमें बाहर जाना है। पर कहाँ माँ जी? एक तो बच्चा नहीं दे पा रही, ऊपर से सवाल बहुत करती है तू। जल्दी आजा। विदिशा तैयार होकर आती है और कलावती उसे एक तांत्रिक के पास लेकर पहुंचती है। माँ, मुझे यहाँ क्यों लाई हो? मुझे मारो मत, मैं बच्चा गोद ले लूंगी। अरे पागल हो गई है क्या? तांत्रिक है, झाड़ फूक करवाने लाई हूँ ताकि मेरे घर भी किलकारियाँ गूंजे। विदिशा चैन की सांस लेती है और फिर 2 महीने और गुजर जाते हैं, लेकिन विदिशा को बच्चा नहीं होता। इसलिए कलावती प्रवीण को अपनी कसम देकर उसकी दूसरी शादी करवा देती है। आज मेरे कलेजे को ठंडक पड़ी। मेरी बड़ी बहू तो मुझे बच्चे का सुख नहीं दे पाई, पर तुम मेरी ये इच्छा जरूर पूरी करना। अब बस उम्मीदें तुमसे ही हैं, ठीक है ना? नई बहू तारा कलावती की बातें सुनकर मुस्कुरा देती है। विदिशा को बुरा तो लग रहा था, पर अपनी सास के सामने वो मजबूर थी। ओहो, क्या मीटिंग चल रही है? भाई वाह, कलावती तेरे भी मजे हैं। यहाँ हमसे एक बहू नहीं संभलती, तू तो 2 लेकर आई है। तू तो जानती है विदिशा माँ नहीं बन पाई, और मैं अगर बिना पोते का मुंह देखे मर गई तो मेरी आत्मा यहीं फड़फड़ाती रहेगी। तो बस कर दी बेटे की दूसरी शादी। कुछ भी कहो, तुझ में बात तो है, वरना आजकल की बहुएं अपने पति की दूसरी शादी पर सास को घर से बाहर फेंक देती हैं, और एक तेरी बहू है। अच्छा, मैं चलती हूँ। हाँ हाँ, पर ये लड्डू तो खाती जा। कलावती खुशी के मारे फूले नहीं समा रही थी, लेकिन तारा को आए हुए अब 1 महीना हो गया था। तारा बेटा, क्या हुआ? कुछ हुआ कि नहीं, और कुछ होगा कि नहीं? क्या माँ, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हें बच्चे के सिवा कुछ और नजर नहीं आता। अरे किस्मत में होगा तो हो जाएगा बच्चा, वरना कोई बात नहीं, हम गोद ले लेंगे। हाँ हाँ, अब यही दिन तो देखना रह गया है, किसी और के खून को पालूं। नहीं, मैं ये अनर्थ कभी नहीं होने दूंगी। मेरी तो किस्मत ही फूट गई जो ऐसी बांझ बहुएं मिली हैं। बांझ शब्द सुनकर विदिशा और तारा दोनों की आंखें बरस पड़ती हैं। दीदी, माँ जी इतने कड़वे शब्द कैसे बोल सकती हैं? इसमें हमारी क्या गलती? तू परेशान मत हो, मैं तो माँ जी की ये बातें कई सालों से सुन रही हूँ। तुझे समझाने के लिए फिर भी मैं हूँ, मेरे लिए तो कोई नहीं था। तुम दोनों चिंता मत करो, मैं अब इस समस्या का हल निकालता हूँ। शाम को। क्या बताऊँ फूलन, तारा भी माँ नहीं बन पा रही। मुझे तो लगता है ऊपर वाले ने मेरी किस्मत बिजली जाने के बाद लिखी होगी, इसलिए पोते पोती का नाम डालना ही भूल गया। अगली सुबह। प्रवीण, कहीं जा रहा है क्या? हाँ माँ, जरा बाहर जा रहा हूँ। आज तो रविवार है, पर ऑफिस तो बंद होगा कि शटर खुला है? माँ, ऑफिस में शटर नहीं होता है। चलिए प्रवीण जी, मैं भी रेडी हूँ। तू इन्हें भी साथ ले जा रहा है? सच सच बता, कहाँ जा रहा है? कोई बच्चा गोद लेने तो नहीं जा रहा? देख, अगर ऐसा है तो सोचना भी मत, वरना तू मेरा मरा मुंह देखेगा, कह देती हूँ। हाँ माँ, शांत हो जाइए, गुस्सा क्यों कर रही हैं? हम तो बस घूमने जा रहे हैं। अरे शादी के बाद से इन्हें कहीं लेकर मैं गया नहीं हूँ, तो बस थोड़ा बाहर घुमा लाऊं। प्रवीण विदिशा और तारा के साथ सीधा IVF सेंटर पहुँचता है। वहाँ उनकी जांच होती है और डॉक्टर्स आगे का प्रोसेस भी कंप्लीट करते हैं। आ गई दोनों महारानी। अरे मुझ बूढ़ी टेढ़ी को जीते जी मारने का सोच रही हो क्या? रात के 9 बज गए हैं, ये नहीं सोचा वो बूढ़ी घर पर है, क्या खाएगी, कैसे बनाएगी? बस लगी है सुबह से घूमने। माँ, तुम हर बात को इतना बड़ा क्यों बना लेती हो? ये लो, तुम्हारी फेवरेट पाव भाजी लाया हूँ मैं, खा लो। हम तीनों खा के आए हैं। तीनों कलावती को कुछ भी बताए बिना अपने कमरे में चले जाते हैं, क्योंकि कलावती को IVF के नाम से चिढ़ थी। इधर कलावती।
कुछ तो गड़बड़ है, पर क्या पता नहीं, कहीं ये तीनों कोई खिचड़ी तो नहीं पका रहे, कहीं मुझे अनाथ आश्रम में तो नहीं छोड़ देंगे। अरे ऐसे कैसे, माँ हूँ मैं उसकी, पर छोड़ दिया तो हे भगवान बचा ले मुझे। कलावती इसी डर से अपनी बहुओं को ताना मारना छोड़ देती है। और फिर 1 महीने के बाद, क्या हुआ, तुम दोनों सुबह से उल्टियाँ किए जा रही हो, सब ठीक तो है? मेरे साथ चलो, डॉक्टर को दिखा लाऊं। डॉक्टर जब चेकअप करता है तो कलावती की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि उसकी दोनों बहुएं गर्भवती थीं, इसलिए वो हॉस्पिटल में ही नाचना शुरू कर देती है। अरे मेरे सोए करम तो जाग गए, आहा मजा आ गया, आज तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत। काश कोई ढोल ले आए तो नाच नाच के पूरा हॉस्पिटल सर पर उठा लूं। बहुओं के माँ बनने की खुशी में कलावती उनकी भरपूर सेवा करती है। और फिर 9 महीने बाद घर में 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 4 बच्चे आते हैं। हैं? एक साथ 4 बच्चे? हाँ माँ जी, एक साथ 4। ये आपकी 2 पोतियाँ और ये आपके 2 पोते। इसे कहते हैं छप्पर फाड़ के देना। माँ, आप करो अपने पोते पोतियों की सेवा, बहुत बच्चे चाहिए था ना तुम्हें। हाँ बेटा। कलावती बहुत खुश थी, पर एक साथ 4 बच्चे देखकर उसकी हवा टाइट हो जाती है। बहुएं बच्चों के साथ घर में आती हैं और आते ही बिस्तर पकड़ लेती हैं, जिसके बाद तो कलावती को ही 4 बच्चों का और अपनी बहुओं का भी ध्यान रखना पड़ता है। माँ जी देखिए ना, नोनू रो रहा है, इसे चुप तो करा दीजिए। माँ जी पहले पीहू को शांत कराइए, कितनी देर से रो रही है। आ रही हूँ। हे भगवान क्या मुसीबत है, इधर बड़ी बहू बुला रही है, उधर छोटी बहू। कलावती नोनू और पीहू दोनों को एक साथ खिलाने लगती है। दूसरी तरफ प्रवीण भी 2 बच्चों को गोद में लिए था। माँ, तुम भी? हाँ बेटा, मैं भी। काश भगवान से कह दिया होता कि एक एक कर कर पोता पोती दे, एक साथ ना दे। विदिशा और तारा कलावती की बातें सुनकर जोर जोर से हंसने लगती हैं। क्यों माँ जी, अब कैसा लग रहा है आपको अपने पोता पोतियों को खिलाते हुए? इतने में नोनू कलावती की गोद में पॉटी कर देता है और पीहू उसकी साड़ी पर दूध उगल देती है। हे भगवान, सुबह से 4 बार तो नहा चुकी हूँ, अब फिर से नहाना पड़ेगा। पकड़ो अपने अपने बच्चों को, मैं तो चली नहाने। इतने में फूलन आती है। हाय 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 कलावती, पॉटी और उल्टी से नहाना शुरू कर दिया है क्या? तेरी किस्मत भी गजब है, जो भी मिलता है एक साथ ही मिलता है। हाँ, और फिर परेशान भी कर देता है। हे प्रभु। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, अब मैं ठीक हूँ, मैं भी आपकी मदद करूँगी। और मैं भी, अब से हम मिलकर सब करेंगे। शुक्र है, थोड़ा आराम तो मिलेगा। सही बात है। इस तरह कलावती को पोते पोती मिल जाते हैं और वो अब बहुओं को ताने मारना भी छोड़ देती हैं और पूरा परिवार खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगता है।